नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने पर गुजरात लॉबी क्यों है तैयार? इसके पूरे समीकरण एक दूसरे से जुड़ते हैं। कहां से ये बॉन्डिंग आ रही है, कहां से एक दूसरे के साथ गठबंधन हो रहा है, उसके कई उदाहरण सामने हैं। योगी जी के छाया की तरह उनके साथ चलने वाले स्वतंत्र देव जी को कल बीजेपी के ही एक विधायक ने सरेआम बेइज्जत किया और स्वतंत्र देव जी कह रहे थे कि ये हमारे विधायक हैं, इनसे हमारी कैसे नाराजगी हो सकती है। जबकि कल उन्होंने सभी चैनल्स पर अपना इंटरव्यू दिया, बाइट उनकी चली जमकर और खूब खबरें चली। उसी समय अयोध्या में एक राजपूत जिलाध्यक्ष एक पंडित जी से भिड़ गए। उस जगह पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य देखते रह गए। उनके सिपह सालारों ने यानी उनके अंगरक्षकों ने उस झगड़े को निपटवाया। ये अभी हमने आपको दो घटना बताई हैं। तीसरी अभी अभी मुश्किल से 15 मिनट पहले, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 6:45 बजे, उससे कुछ देर पहले जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और 9.5 मिनट की लंबी एएनआई पे बाइट आई है। तो क्या अलंकार अग्निहोत्री सस्पेंड किए जाएंगे और प्रशांत कुमार सिंह सस्पेंड भी नहीं होंगे, उनका इस्तीफा भी वापस हो जाएगी, पुलिस उन्हें उठा के भी घर से नहीं ले जाएगी। तीसरी बात, ब्राह्मण विधायक जब एक जगह बैठ गए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक लंबा सा प्रेस नोट जारी किया कि अगर किसी ने और ये हिमाकत की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या इन गुड्डू राजपूत को, जो कांग्रेस के पूर्व सांसद रह चुके गंगाचरण राजपूत के बेटे हैं, इन्हें नोटिस जारी होगा? और गंगाचरण राजपूत ने जो कल पोस्ट लिखी वो बड़ी खतरनाक पोस्ट थी। उन्होंने लिखा, मेरे बेटे को विधायक भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती है, मेरे बेटे को विधायक जनता चुनकर भेजती है और जनता की बात को हम कहीं भी उठाएंगे। अब इस इतने घमासान में और शंकराचार्य जी के द्वारा योगी से हिंदू होने का प्रमाण पत्र मांग लेना और सारे अधिकारी वहां क्षमा याचना करना कि प्रभु पूर्णमासी को आप स्नान कर लो और इस गुस्सा को छोड़ दो। और जो दिल्ली में सम्मेलन होना था शंकराचार्यों का, वो लखनऊ होने जा रहा है। तो सर, इस पूरे हमने कुछ मुख्य बिंदु हमने बता दिए हैं और इस बात में साफ नजर आ रहा है कि कोई तो साजिश बनाई जा रही है। जी शिव कुमार, आपने जितने बिंदु बताए हैं, अगर उन बिंदुओं को जोड़ते हुए एक रेखा बनाई जाए या कोई घेरा बन रहा हो उन बिंदुओं को मिलाने से, उन डॉट्स को मिलाने से, तो उस घेरे के भीतर घिरे हुए दिखाई देते हैं योगी आदित्यनाथ। कभी कभी ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि किसी आदमी का सब कुछ ठीक चल रहा हो, सारे ग्रह नक्षत्र एक जगह उसके पक्ष में बैठे हों, जो लोग भी ज्योतिष पे विश्वास करते हैं उनके मुहावरे में बोल रहा हूं, तो तब तक वो कोई भी चाल चले, कोई भी काम करे, जब समय अच्छा होता है तो बाजी उसके हाथ रहती है। लेकिन जब समय बदलता है, वक्त के पासे जब पलट जाते हैं, तो वही हाल होता है जो योगी आदित्यनाथ का हो रहा है। वे जो भी कदम उठा रहे हैं, जो भी चाल चल रहे हैं, सब उल्टी पड़ रही है। और सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि इस घेराबंदी में घेरने वाले उनके अपने हैं। जितना अखिलेश यादव या कांग्रेस, अजय राय, दूसरी विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश में नाम लेवा बची मायावती की बसपा, ये जितना नहीं घेर पा रहे, उससे ज्यादा घेराबंदी का काम खुद बीजेपी और उसके बड़े बड़े नेताओं द्वारा योगी आदित्यनाथ का किया जा रहा है।
आप अगर शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार हुआ प्रयागराज में, वहां से शुरू करें, और अब जिस तरह उनके खासम खास मंत्री को लगभग बंधक जैसा बना लिया गया था। सिर्फ विवाद नहीं हुआ था विधायक से, बिल्कुल कायदे से तो वे बंधक थे अगर कानून की परिभाषा में देखा जाए। उसके बाद अभी अयोध्या में बीजेपी के दो नेता मंच पर भिड़ गए उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं, जिसमें आपने जीएसटी के एक अधिकारी के इस्तीफे और उसके बाद इस्तीफा वापस लेने की बात कही, बड़े भावुक होकर अपनी पत्नी को फोन पर बता रहे थे कि मैंने जिसका नमक खाया है उसे गालियां दी जा रही, मुझसे सहन नहीं हुआ। लेकिन जिसका नमक खाया था उसने तो आज उनका इस्तीफा वापस करवा दिया। दूसरी तरफ अलंकार अग्निहोत्री है, जिन्हें पुलिस उठा ले जा रही है। फोन पर कहा जा रहा है पंडित पागल हो गया है। ये सारी घटनाएं ये बता रही हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऊपर से कुछ चल रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पहले भी योगी को पसंद नहीं करती रही है, और इन तमाम घटनाओं में, जिसमें एक घटना वो भी जोड़ लीजिए जो आपने याद दिलाई कि ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की तो उन्हें धमकी दी गई, नोटिस दिया गया, चेतावनी दी गई आइंदा इस तरह से न बैठें। उसके बाद दूसरे विधायक बैठे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सारी चीजें ये बता रही है कि योगी की राह जो है वो कठिन होती जा रही है। इसमें एक बयान और जोड़ लीजिए जो अमित शाह ने दिया है कि जो सनातन का विरोधी होगा उसका क्या हाल होगा। तो इस वक्त तो सनातन के विरोधी योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। भाई, शंकराचार्य का अपमान अखिलेश यादव ने तो नहीं किया, उन्हें बिना स्नान किए वापस लौटने को मजबूर योगी आदित्यनाथ ने किया है, किसी अजय राय ने नहीं किया। योगी आदित्यनाथ को ही तो शंकराचार्य चुनौती दे रहे हैं कि आप साबित करें कि कैसे योगी हैं आप, कैसे हिंदू हैं आप। इससे पहले कब ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, खासतौर से हमारे उत्तर भारत की राजनीति में, एक भगवाधारी को, गोरक्षपीठ के योगी को हिंदू होना साबित करने की चुनौती दी जाएगी। साबित करो तुम हिंदू हो, साबित करो तुम योगी हो। क्योंकि उन्होंने शंकराचार्य को चुनौती दे दी है कि वे साबित करें कि वे शंकराचार्य हैं। इस सब के पीछे असल वजह है 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव, और उसके बाद 2029 में लोकसभा चुनाव जब होगा तब नरेंद्र मोदी के सामने कौन चुनौती बन सकता है। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी आदिकाल तक, अनंत काल तक प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन अगर कभी उनके विकल्प की तलाश हुई तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ये एक दूसरे के सामने दिखाई देंगे। मेरा आकलन यह है कि मोदी और शाह मिलकर योगी आदित्यनाथ की चुनौती को समय रहते ही भोथरा करना चाहते हैं, उसको ठोक बजाकर उसका नुकीलापन खत्म करना चाहते हैं। इसलिए यह सारी घेराबंदी चल रही है, और यह लड़ाई अभी बढ़ने वाली है, यह आसानी से थमेगी नहीं, क्योंकि योगी भी आसानी से डटने वाले आदमी नहीं है। अभी आपने देखा था राष्ट्रीय अध्यक्ष के शपथ ग्रहण में सारे मुख्यमंत्रियों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अकेले योगी थे जिन्होंने हाथ नहीं जोड़े मोदी के सामने। पहले उनकी कुर्सी पीछे लगी थी दूसरी तीसरी कतार में, फिर किसी ने एक प्लास्टिक की कुर्सी आगे रख दी, उस पर वे बैठ गए। तो ये जो रस्साकसी है, ये 2027 के विधानसभा चुनाव, उससे पहले योगी को कुर्सी से उतारने की कवायद, और जैसे यूपी की सीएम की कुर्सी से उतरेंगे स्वाभाविक है दिल्ली के दावेदार वे नहीं रह पाएंगे। जी शिव कुमार। नहीं, बड़ी बात तो आपने ये कहा कि जैसे ही मुख्यमंत्री कोई लाइन से हटा, जब शिवराज जी मध्य प्रदेश से दिल्ली बुलाए गए तो ये एक बार लगा, आपको भी लगा, सबको लगा कि शायद शिवराज सिंह प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा तो कई मर्तबा वो खुद ही बैकफुट पर आते दिखे। जीबीजी राम पर वो जी राम जी पर पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए। आधी रात में उन्हें विधेयक पास कराना पड़ा। और योगी आदित्यनाथ के साथ जो आरोप है, दिल्ली वालों का मानना है, यानी गुजरात लॉबी का मानना है कि योगी ने जातिवाद के साथ साथ
ठाकुरवाद फैला दिया है। ये दिल्ली वालों का आरोप है। कितना सही है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ठीक उसी तरीके से जैसे अखिलेश यादव की सरकार में एक पत्रकार बंधु ने ये खबर प्लांट कर दी कि 86 में 56 एसडीएम यादव हैं और उसके तथ्य आज तक कोई नहीं दे पाया। कई मर्तबा अखिलेश यादव ने यह सवाल विधानसभा में भी उठाया जब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे कि मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, आप नेता सदन हैं, आपके हाथ में तो सब पावर है, कम से कम आप ही वो सूची सार्वजनिक कर दो उस साल की, आप ही वो लिस्ट जानकारी दे दो। तो मुख्यमंत्री भी उसे दे नहीं पाए। अब इस सब के बावजूद इस समय कई चीजें बैकफुट पर आ गई हैं। जैसे आज तो सैटरडे है, कल शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया पुलिस के खिलाफ कि आप हाफ एनकाउंटर नहीं करोगे। इधर 2 दिन पहले मुईद खान, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने सदन में किया, सपा का नेता है, उसका बाइज्जत बरी हो जाना, तो कई मौकों पर फंसे नजर आ रहे हैं। इधर आपने देखा जब यूजीसी का जो विरोध हुआ वो सबसे ज्यादा 2 राज्यों में दिखा आपको, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। दोनों मुख्यमंत्री चुप रहे, एक पिछड़े वर्ग से आते थे, एक उस उच्च वर्ग से आते थे, दोनों उसके प्रतिनिधित्व थे और दोनों ने कुछ नहीं कहा। ऊधम करने वाले, विवाद करने वाले विवाद करते रहे। प्रधानमंत्री जी की तस्वीर पर, गृह मंत्री की तस्वीर पर जूते मारे गए, कालिक पोती गई, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जिन नारों पर तत्काल उठा के जेएनयू से लोग जेल भेज दिए गए, कुछ कार्रवाई नहीं। तो ये सब हो रहा है और गुजरात लॉबी देख रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ करें तो करें क्या? और उनके अधिकारी कह रहे हैं कि शंकराचार्य को नोटिस दे दो और सनातन के आप ध्वजवाहक बन जाओगे। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं पिछले 11 साल से तपस्या कर रहा हूं ध्वजवाहक बनने की। अब ये ध्वजवाहक की लड़ाई है सर, अब कौन बनेगा ध्वजवाहक आपके हिसाब से? देखिए, मैं तो कई बार कह चुका हूं कि लड़ाई तो ये नरेंद्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री ही नहीं, हिंदू धर्म का अधिपति बनने की है। उस कोशिश में वे लगे हैं। बीच में ये राजनीतिक लड़ाइयां सामने आ जाती हैं जब उन्हें लगने लगता है कि भगवाधारी देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, जो वैसे भी संघ की लाइन से नहीं आया, उसकी तो अपनी हिंदू राष्ट्र कौन सी सेना थी गोरखपुर में, योगी आदित्यनाथ संघ की लाइन से नहीं आए हैं। हिंदू वाहिनी उनकी अपनी एक सेना थी। तो उन्हें नरेंद्र मोदी को चुनौती देते समय बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती है, लेकिन अब उन्हें चिंता करनी पड़ रही है। एक उदाहरण आपने शिवराज सिंह चौहान का दिया, बिल्कुल वाजिब उदाहरण दिया। आपने जीबी राम जी का जिक्र किया। राहुल गांधी ने तो सदन में कहा है कि शिवराज सिंह को तो पता ही नहीं था योजना का नाम बदला जा रहा है। यानी जो व्यक्ति उस योजना के क्रियान्वयन के मंत्रालय का मुखिया है, उसे तो पता ही नहीं था। और ऐसे कितने मंत्री हैं जिन्हें नहीं मालूम होता कि उनके मंत्रालय में प्रधानमंत्री क्या करवाने वाले हैं। तो इस तरह से कद छांटा जाता है। योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं अगर किसी बहाने उन्हें दिल्ली से लखनऊ से उठाकर दिल्ली बुला लिया गया, कोई मंत्रालय दे दिया जाए उन्हें, कोई भी मंत्रालय, मोदी की सरकार में मंत्रियों की हैसियत क्या है? वे तो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं मंत्रिमंडल में। सारी सरकार तो पीएमओ चलाता है, सारे मंत्रालयों को प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश दिए जाते हैं। कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ी योजना बिना पीएमओ की मंजूरी के मंत्री घोषित नहीं कर सकता। मंत्रियों को निर्देश है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं करेंगे। जब रेलवे स्टेशनों की छोटी छोटी सुविधाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हो, उन विभागों के मंत्रियों का कहीं अता पता नहीं होता। तो योगी आदित्यनाथ अगर केंद्र में मंत्री भी बना दिए गए तो कहां रह जाएंगे वे? क्या कद बचेगा उनका? इसलिए यह लड़ाई बहुत तीखी होने वाली है धीरे धीरे। इसमें जितनी घटनाएं सामने दिखाई दे रही हैं, बीजेपी के नेता आपस में लड़ रहे हैं, बंधक बनाए जा रहे हैं, यूजीसी पर प्रदर्शनों का जिक्र आपने किया। आप देखिए कि योगी की पुलिस ने, प्रशासन ने किसी पर भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। गोंडा के एसपी और कलेक्टर ने वो वीडियो नहीं देखा होगा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी।
हिटलर शाही नहीं चलेगी। चलिए, हिटलर शाही तो एक मुहावरा है, मुहावरा तो ये भी है, मोदी तेरी कब, किसी की भी, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी ऐसे नारे लगते थे। लेकिन अब तो अमृत काल है, नरेंद्र मोदी तो अवतार हैं, उनकी कब्र खोदने के नारे लग जाएं और कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो। आगरा में वकील मोदी और शाह की तस्वीरों पर जूते चप्पल बरसाते रहे, पुलिस रोके ही नहीं। ये ऐसे ही नहीं हो रहा, इसके पीछे कोई ना कोई संकेत है। वरना आज जब ओबीसी के लोग सड़कों पर उतरे हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग अब यूजीसी के पक्ष में, उसके नियमों के पक्ष में आंदोलन करने उतरे हैं, तो देखिए पुलिस किस तरह गला दबा रही है प्रदर्शनकारियों का। एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए कैसे लठ बजेगा कल से इन लोगों पर। लेकिन आपने एक भी प्रदर्शन में पुलिस को, आंदोलनकारियों को रोकते टोकते नहीं देखा। कहीं एक भी जगह मोदी का पुतला छीना पुलिस ने क्या? आप बता दीजिए, इससे पहले कब होता है? छोटे से प्रदर्शन में अगर एसपी कलेक्टर का पुतला भी फूंकना चाहे कोई प्रदर्शनकारी, तो पुलिस पुतला छीन लेती है। लेकिन पूरे देश में एक भी वीडियो ऐसा सामने नहीं आया जिसमें मोदी के पुतले को जूते मारे जा रहे हो और पुलिस रोक रही हो, मोदी के पुतले जलाए जा रहे हो और पुलिस पुतला छीन रही हो। और खास तौर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का आपने नाम लिया, इस पूरे हिंदी बेल्ट में उसको राजस्थान को भी जोड़ लीजिए, दिल्ली को भी जोड़ लीजिए, बताइए कहां किसने रोका इन आंदोलनकारियों को? इन राज्यों में तो किसकी कहीं सरकार है? चारों में जो आपने गिना रहे हैं, सरकार किसकी है? सरकारें बीजेपी की हैं, बीजेपी का प्रधानमंत्री है, उसके पुतले फूके जा रहे हैं, रोक कोई नहीं रहा। सर ये तो बात तो हो गई, वजह, चोर से कह दी चोरी करो और साहूकार से कह दिया कि जागते रहियो। देखिए यही तो है राजनीति, कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत गहरी खिचड़ी पका रही है। बहुत से लोग हो सकता है इस मौके को इस रूप में भी देख रहे हों कि अच्छा है मोदी जी ने यूजीसी के नए नियम लागू किए, तो इस बहाने सवर्ण, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, कायस्थ, इन सब लोगों का विरोध उन्हें झेलना पड़ रहा है। आप विश्वास कीजिए, बीजेपी में बहुत बड़े बड़े नेता होंगे जो मोदी की तस्वीरों पर जूते पड़ते देखकर खुश हो रहे होंगे, वरना आज तक किसी ने एक भी बयान क्यों नहीं दिया? कहां है जेपी नड्डा? हमने कल भी आपके साथ बातचीत में पूछा था, उनका कोई बयान आया क्या कि प्रधानमंत्री का अपमान न किया जाए? कहां अनुराग ठाकुर? कहां अनुराग ठाकुर? नितिन नवीन नए अध्यक्ष बने, वही एक बयान दे देते कि प्रधानमंत्री के पुतले फूंकना निंदनीय है, उनकी कब्र खोदने की मांग बेहद आपत्तिजनक है। क्यों नहीं दे रहे हैं कोई भी? तो बीजेपी के भीतर निशिकांत दुबे भी नहीं आए। निशिकांत दुबे, गिरिराज सिंह तो चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी कर रहे थे। पहले जब नियम लागू हुए तो ट्वीट कर रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो उसका श्रेय भी प्रधानमंत्री और अमित शाह को दे रहे थे। भाई सुप्रीम कोर्ट के स्टे में सीधा क्या योगदान है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का? तो बीजेपी के अंदर खाने बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है। पार्टी विद डिफरेंस में इस वक्त डिफरेंसेस बढ़े हुए हैं। पार्टी अलग से दिखती थी लेकिन उसके भीतर अलगाव पैदा हो गया है। जिस गुटबाजी का शिकार कांग्रेस रही हमेशा से दशकों तक, वैसी गुटबाजी अब बीजेपी में दिखाई दे रही है। और मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में और तेज होगा। अभी आप और कई ऐसी घटनाएं, ऐसी प्रतिक्रियाएं देखेंगे। जी शिव कुमार सर, एक इसमें आपने कहा कि शिवराज सिंह को अपने ही विभाग की नहीं पता थी कि जी राम जी से हमारा सामना होगा। आपको याद होगा कि 3 मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ था पर्ची से जी, और जो पर्ची लाने वाले थे राजस्थान में थे राजनाथ सिंह लाए थे। आपके मध्य प्रदेश में भी कोई लेके गया होगा, एक सज्जन छत्तीसगढ़ लेके गए। इन सबको यह पता नहीं था कि यह पर्ची में लिखा क्या है और इनको मिली कहां। अगर सच्चाई में पूछी जाए तो जब ये एयरपोर्ट पर उतरे तब इन्हें किसी ने पर्ची प्रदान की। एक साहिबान को तो उसी मंच पर दी गई कि यह पर्ची पढ़नी है। अब आप जब इतना सब कुछ होता हो तो शिवराज सिंह को बिल की कैसे पता लग जाती? नहीं पता। अरे ये तो नए नियुक्त मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं आप। हाँ, गुजरात के एक मुख्यमंत्री ने तो हटने के बाद बयान दिया था कि मुझे तो सुबह टीवी चैनलों से मालूम पड़ा कि मुझे हटा दिया गया है।
उत्तराखंड में कितने मुख्यमंत्री बदल दिए गए? ताश के अगर मैं पत्ते की अगर मैं आपसे नाम पूछूं तो आपको भी अचानक सबके नाम याद नहीं आएंगे नहीं कि पुष्कर सिंह धामी से पहले कौन था, उनके पहले कौन था, उनके पहले कौन था। जनरल भुवन चंद खंडूरी से लेकर अब तक कितने मुख्यमंत्री वहां बदल गए, न उनको याद होगा कि वे कब मुख्यमंत्री थे, और जो है उसको भी ये याद नहीं रहेगा कि वो किस दिन रहेगा किस दिन नहीं रहेगा। तो इस ऐसी पार्टी में इस वक्त भीतर जो कुछ चल रहा है वो धीरे धीरे अब बाहर आने लगा है। आमतौर पर बीजेपी के भीतर जो होता है वो दिखता नहीं है। वो कांग्रेस की तरह खुलकर बोलने वाले लोग नहीं है। कांग्रेस तो अति लोकतांत्रिक है, टू मच डेमोक्रेसी है कांग्रेस में। वहां तो नेतृत्व के खिलाफ खुलकर लोग बोल देते हैं, फिर भी पार्टी बने रहते हैं। बीजेपी में कोई बोलकर दिखाए, उसका क्या हाल होगा मालूम पड़ जाएगा। संजय जोशी से लेकर गोविंदाचार्य तक, और अब भी बहुत बड़े बड़े नेता के हाल में रविशंकर प्रसाद जैसे लोग, नितिन गडकरी मंत्री होते हुए भी क्या हैसियत रखते हैं सब जानते हैं। तो अब ये लड़ाई दिल्ली वर्सेस लखनऊ हो गई है। अब आने वाले दिनों में थोड़ा और इंतजार कीजिए, देखिए क्या होने वाला है यूपी में। जी, आपने बहुत बेहतरीन ढंग से समझा दिया है। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से दिल्ली लखनऊ की लड़ाई चल रही है या नहीं। चल रही है तो हाँ में लिखें, और इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद, आभार, नमस्कार सर।